हेलो फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे थे एनिमल बिहेवियर। अभी तक अपन ने एनिमल बिहेवियर की हिस्ट्री पढ़ी, अप्रोचेज एंड मेथड्स पढ़े, कॉजेशन ऑफ बिहेवियर पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पढ़ा, जिसमें इनेट और लर्न। पिछली क्लास में अपन ने लर्न बिहेवियर में दो टाइप पढ़े थे, फ्लेक्सिबल लर्निंग और रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग। अब फ्लेक्सिबल लर्निंग में अपन ने क्या क्या पढ़ा? हैबिचुएशन, लेटेंट लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, डिस्क्रिमिनेट लर्निंग, ट्रायल एंड एरर। और रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग में अपन ने क्या पढ़ा? इम्प्रिंटिंग और रीजनिंग एंड इंसाइट। तो आज अपन इनका डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंडीशनिंग बिहेवियर का पढ़ेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग का, फिर क्या पढ़ेंगे? हैबिचुएशन का पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? इनसाइट लर्निंग और रीजनिंग के बारे में अपन डिटेल और विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है कंडीशनिंग क्या होती है या क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, तो इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनिंग बिहेवियर कैसा है? लर्निंग बिहेवियर या लर्न बिहेवियर है वो कि ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के द्वारा। अपन बात करें कंडीशनिंग बिहेवियर एक सीखा हुआ व्यवहार है जिसमें किसी जीव का व्यवहार उसके वातावरण में उपस्थित किसी उद्दीपन की घटना पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई भी बिहेवियर होगा, मान लो कि उसको इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलस मिला, उससे उसको वो बिहेवियर या वो घटना से वो क्या होगा, उसमें बिहेवियर जनरेट होगा, तो वो क्या कहलाता है? कंडीशनिंग बिहेवियर। तो इसका टाइप की बात करें तो ये कौन से टाइप में आएगा? लर्न बिहेवियर में आएगा। और लर्न बिहेवियर में भी किस टाइप का आएगा? फ्लेक्सिबल लर्निंग में आएगा। ठीक है, अब बात आती है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले पशु या जंतु जो पहले से तटस्थ उद्दीपन के प्रतिक्रिया देने लगता है, वह तटस्थ उद्दीपन बार बार देने पर क्या होगा? उसके साथ पहले से ही प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगता है। कहने का मतलब क्या हुआ? आपको शुरू में स्टिमुलस मिला तो क्या होगा? वो न्यूट्रल उसके प्रति क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? न्यूट्रल रेस्पॉन्स देना शुरू करेगा, या क्या होगा? उसमें रेस्पॉन्स देना धीरे धीरे क्या होगा? बार बार वो शुरू करेगा, या उस उद्दीपन के साथ वो अनुभव या प्रतिक्रिया शो करना शुरू करेगा। तो वो क्या कहलाता है? कंडीशनिंग बिहेवियर या क्लासिकल कंडीशनिंग। जिसमें क्या होगा? क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए लर्निंग प्रोसेस बाय विच एनिमल रेस्पॉन्ड टू प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस। शुरू में तो वो क्या रहेगा? उस स्टिमुलस के प्रति क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। फिर आफ्टर द एनिमल रिपीटेटिंग एनकाउंटर द न्यूट्रल, वो बार बार उसी स्टिमुलस को अपन देंगे तो फिर वो क्या करेगा? उसके प्रति रेस्पॉन्स देगा। तो ये क्या कहलाएगा? क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियर कहलाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ? शुरू में अपन कोई स्टिमुलस देंगे तो वो क्या करेगा? उसके प्रति न्यूट्रल रहेगा, पर फिर बाद में क्या होगा? उस उद्दीपन को वापस से अपन रिपीटेट करते जाएंगे तो वो उसके प्रति क्या करेगा? रेस्पॉन्स देना शुरू करेगा। तो वो क्या कहलाएगा? क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाएगा। फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं? रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग कह सकते हैं। फिर अपन बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है? दो स्टिमुलस गिवन होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? पहले तो अपन ने जो न्यूट्रल स्टिमुलस दिया उसके प्रति कोई रेस्पॉन्स दिया नहीं, फिर वापस से वही सेम टाइप का अपन क्या करेंगे? वापस से स्टिमुलस देंगे। तो ये क्या हो गए? टोटल दो स्टिमुलस कहने का मतलब हो गया। अब अपन बात करें ये टेक्निक सबसे पहले किसने डिवाइस की या डेवलप की, या सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में किसने बताया? तो किसने बताया था? इवान पावलोव। और इन्होंने कौन से एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? तो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। अब अपन क्लासिकल कंडीशनिंग के फेमस एक्सपेरिमेंट की बात करें जो पावलोव ने किया था। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक डॉग लिया और उसको रूम में रखा। फिर क्या है? इसने डॉग को फूड दिया। तो क्या होगा? फूड को चबाने या पचाने, फूड को पचाने के लिए क्या है? लार उत्पन्न करता था। तो ये तो क्या हो गया? अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। और जो भोजन क्या था? अनकंडीशनल स्टिमुलस था। फिर इन्होंने क्या किया? थोड़े दिन बाद घंटी बजाने पे भोजन देना शुरू किया। ये प्रक्रिया क्या की? इन्होंने कई दिनों तक दोहराई। फिर क्या है? कुत्ता सीख गया था कि अपन को खाना तभी मिलेगा जब घंटी की साउंड आएगी या बेल बजेगी। तो फिर क्या किया? धीरे धीरे कई दिनों में उन्होंने क्या किया? बेल तो बजाई पर खाना नहीं दिया। पर जो बेल सुन के डॉग था, डॉग के मुंह में
लार उत्पन्न होना शुरू हो गई। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे घंटी आवाज का कंडीशनल स्टिमुलस है और सैलाइवा ऑन हियरिंग द साउंड इज कॉल्ड कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। घंटी तो क्या थी, कंडीशनल स्टिमुलस था, पर उसको सुन के कुत्ते के मुंह में लार आना ये क्या था, कंडीशनल रेस्पॉन्स था। तो इसमें अपन बात करें बिफोर कंडीशनिंग, ये कंडीशनिंग डेवलप होने से पहले क्या था, फूड था, फूड को देख के क्या हुआ, सैलाइवेशन हुआ। फिर अपन बात करें अगर इन्होंने बेल शुरू में बेल बजाई तो किसी प्रकार का सैलाइवेशन नहीं हुआ, पर ड्यूरिंग कंडीशनिंग इन्होंने क्या किया, बेल बजा के फूड देना शुरू किया तो इनमें क्या हुआ, सैलाइवेशन शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे ये कंडीशनिंग डेवलप हुई, तब क्या हुआ, अगर अपन फूड ना दें और सिर्फ बेल बजाएं तो भी इनमें क्या होता है, सैलाइवेशन या लार बनना शुरू हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, आफ्टर कंडीशनिंग कंडीशन थी। शुरू में क्या हुआ, सिर्फ फूड देखते ही लार आई थी, बेल बजाओ या नहीं बजाओ कोई सैलाइवेशन नहीं था। फिर इन्होंने ड्यूरिंग कंडीशनिंग डेवलप करने के लिए क्या किया, बेल बजाई और उसके साथ में क्या किया, फूड दिया तो सैलाइवेशन हुआ। फिर ये कंडीशनिंग या ये लर्निंग होने के बाद क्या हुआ, सिर्फ बेल या घंटी की आवाज सुनते ही क्या हो जाता है, सैलाइवेशन शुरू हो जाता है। तो ये क्या हो गया, फिर इसमें कंडीशनिंग डेवलप हो गई है। फिर इसकी एप्लीकेशन की बात करें अपन कि एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। इसमें कई बार पूछ लेते हैं कि कई ऑप्शन दे देते हैं और इनमें से बोल देते हैं कौन सी एप्लीकेशन क्लासिकल कंडीशनिंग से मिलती है या इससे संबंधित है। तो सबसे पहले अपन बात करें, ये बिहेवियरल थेरेपी में हेल्प करती है। जैसे अपन बात करें एवर्सन थेरेपी, सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन और फ्लोडिंग में सहायक होती है। एवर्सन थेरेपी क्या होती है कि रोगियों में कोई भी अनवांटेड आदत या अपन बात करें अवांछनीय आदत छोड़ने के लिए उसे किसी अप्रिय प्रभाव के साथ जोड़ना होता है। कोई भी मान लो कि अनवांटेड या अनडिजायरेबल हैबिट है, उसको छुड़वाने में ये हेल्प करती है। या अपन बात करें फिर सिस्टेमेटिक सेंसिटाइजेशन क्या होता है, ट्रीटमेंट फॉर फोबियाज इन विच द पेशेंट इज ट्रेन टू रिलैक्स व्हाइल बीइंग एक्सपोज टू प्रोग्रेसिव मोर एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस। जैसे अपन बात करो कोई पर्सन है वो क्या है, अधिक चिंता या क्या करता है, ऐसे उद्दीपक दिए जाते हैं, धीरे धीरे उसके प्रति उसको शांत रहना सिखाया जाता है। मान लो कि कोई पर्सन है वो क्या होता है, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाता है, तो उसको उसी टाइप के स्टिमुलस देके क्या किया जाता है, धीरे धीरे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग शांत रहना सिखाया जाता है। फिर अपन बात करें कोई भी अनवांटेड कंडीशनिंग रेस्पॉन्स को क्या करना है, धीरे धीरे समाप्त करना क्या कहलाता है, फ्लडिंग कहलाता है। फिर इसका अपन बात करें किसमें यूज किया जाता है, कंडीशनिंग ड्रग रेस्पॉन्स में यूज किया जाता है। या अपन बात करें कोई पर्सन है जिसमें इंड्यूस कंडीशनिंग या इंड्यूस कंडीशनिंग हंगर उत्पन्न करने में किया जाता है। मान लो किसी की आदत पड़ गई है कि टीवी या मोबाइल देखने के अलावा वो खाना नहीं खा पाता, तो ऐसी कंडीशन में उसको फिर धीरे धीरे इसमें ट्रेंड किया जाता है या इसके थ्रू क्या किया जाता है, बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है। या अपन बात करें इसका यूज किस में किया जाता है, इमोशनल रेस्पॉन्स जनरेट करने में भी किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं हैबिचुएशन। ये भी किस टाइप का बिहेवियर है, लर्निंग, और लर्निंग में किस टाइप का, फ्लेक्सिबल लर्निंग का बिहेवियर है या फ्लेक्सिबल लर्निंग का टाइप है। इसमें क्या होगा, कोई भी अपन क्या करेंगे, एनिमल्स को स्टिमुलस देंगे तो उसके प्रति वो क्या करेगा, धीरे धीरे रेस्पॉन्स देना कम कर देगा, तो वो क्या कहलाता है, हैबिचुएशन कहलाता है। जैसे अपन बात करें ये क्या होगा, कंसेप्ट क्या करेगा, एनिमल्स या ह्यूमन में क्या होगा, धीरे धीरे अपन एक ही टाइप का नॉन हार्मफुल या ऐसे बोले हानि रहित स्टिमुलस देंगे तो धीरे धीरे वो उसके प्रति क्या करेगा, रेस्पॉन्स देना बंद कर देगा, तो वो क्या कहलाएगा, हैबिचुएशन कहलाएगा। या ऐसे अपन बात करें कि हैबिचुएशन ये कंसेप्ट क्या बताता है, कोई भी जानवर या मनुष्य में बार बार संपर्क के कारण वह किसी उद्दीपन को अनदेखा करना सीख जाता है। मतलब क्या होगा, शुरू में तो वो रेस्पॉन्स देगा, फिर क्या करोगे, वो धीरे धीरे उसके प्रति रेस्पॉन्स देना बंद कर देगा। मान लो कि आप कहीं रह रहे हो और आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन रहता है कि वो क्या करता है, डे बाय डे या तो जोर से आवाज़ें निकालता है या कुछ भी ऐसी मतलब अनावश्यक गतिविधि करता है, तो शुरू में तो आप उसके प्रति ध्यान दोगे कि ये ऐसे चिल्ला क्यों रहा है, क्या कर रहा है। फिर क्या करोगे, धीरे धीरे डे बाय डे आप में वो क्या हो जाएगा, आप उस रेस्पॉन्स या उसकी जो
बार बार जोर से आवाज या चिल्लाएगा उसके प्रति आप क्या करना, ध्यान देना बंद कर लोगे, तो ये क्या कहलाएगा, हैबिचुएशन कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो जोर जोर चिल्लाना है ये क्या है, उद्दीपन है, और आपने फिर क्या किया, इसके प्रति अनदेखा करना शुरू कर दिया, तो ये क्या प्रोसेस कहलाएगा, हैबिचुएशन कहलाएगा। फिर अपन बात करें ये क्या है, फिजियोलॉजिकल लर्निंग प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ये सीख लेता है कि कोई उद्दीपन खतरनाक नहीं है, तो बार बार मिलने वाले उस उद्दीपन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया कम कर देता है, कि अगर खतरनाक नहीं है, कि कोई चिल्ला रहा है तो चिल्लाने दो, अपने क्या फर्क पड़ रहा है, तो वैसी बात हो गई। तो अपन बात करें सबसे पहले जो हैबिचुएशन के कैरेक्टर है ये किसने बताया, या इसके बारे में किसने डिस्क्राइब किया था, तो थॉमसन और स्पेंसर ने हैबिचुएशन के बारे में बताया। अब अपन बात करें जो हैबिचुएशन है ये सेंसिटाइजेशन के प्रति के विपरीत होता है। अब अपन बात करें सेंसिटाइजेशन या संवेदीकरण क्या है, कि मान लो कोई पर्सन है, उसको क्या करना है, भीड़ में जाने से डर लगता है या स्टेज पे जाके बोलने में डर लगता है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे कोई पर्सन अगर प्रैक्टिस करता है और बार बार स्टेज के ऊपर जाके बोलता है, तो उसके क्या है, डर अपने आप गायब हो जाएगा और फिर उसको कोई डर नहीं लगेगा। तो ये क्या है, सेंसिटाइजेशन के विपरीत हो गया। फिर अपन बात करें कोई स्टिमुलस रिसीव और परसीव्ड बाय एनिमल बट एनिमल हैज डिस्क्राइब्ड नॉट टू पे अटेंशन। अब क्या है, जानवर ने महसूस कर लिया पर उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देगा। मान लो कि आपके आसपास कोई चिल्ला रहा है तो आपने सुन लिया कि ठीक है, पर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो ये हुआ हैबिचुएशन के बारे में। अब अपन बात करें हैबिचुएशन में ये आवश्यक नहीं है कि जानवर या व्यक्ति इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक हो, ये स्वाभाविक रूप या अनजाने में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अपन ध्यान दें कि अपनी आदत पड़ी है या नहीं पड़ी है, यह स्वाभाविक रूप या अनजाने में भी हो सकता है। जैसे अपन बात करें हैबिचुएशन है, ये कोई भी एनिमल्स में एक बेसिक प्रोसेस है या आदत पड़ना बेसिक प्रोसेस है। जैसे आप लोग क्या करोगे, चाय पीते हो तो शुरू शुरू में तो आपको ऐसे ज़्यादा महसूस नहीं होता है, डे बाय डे पीने लगे तो फिर आपको वही टाइम होते ही आपको क्या है, उबासी वगैरह आने लग जाती है। क्यों, आपको आदत पड़ गई है या आपका ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि इसकी वजह से आपको इस टाइम हो गया है, अब आपको चाय पीनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपन बात करें फिर हैबिचुएशन, ये प्रत्येक स्पीसीज में पाया जाता है इंक्लूडिंग टू मैन। ठीक है, और ये क्या करेगा, इस हैबिचुएशन में क्या हो गया, उसके प्रति जो रेस्पॉन्स होगा तो उसमें क्या है, धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाती है। जैसे अपन बात करें कोई भी जानवर है, बार बार अचानक आने वाली आवाज को क्या कर देता है, अनदेखा करना सीख देता है, कि कोई ध्वनि का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अपन बात करें जो हैबिचुएशन में होने वाले जो स्टिमुलस या हैबिचुएशन में मिलने वाले स्टिमुलस होते हैं, ये किसी पनिशमेंट या रिवार्ड से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो ये हैबिचुएशन किस टाइप का बिहेवियर हो गया, नॉन एसोसिएटिव टाइप की लर्निंग का हो गया। फिर अपन बात करें इसमें क्या हो गया कि बार बार दिए जाने वाले उद्दीपन के प्रति एक सीखा हुआ अनुकूलन है, इसलिए अपन बात करें इसमें जो सेंसरी या मोटर की क्षमता है इसमें कोई कमी नहीं होती है। फिर अपन बात करें ये लोगों को नॉन एसेंशियल स्टिमुलस को तो क्या करेगा, इग्नोर करना सिखाएगा, और जो जरूरी या अपन बात करें एसेंशियल स्टिमुलस है उसके प्रति ध्यान देने वाली प्रक्रिया के बारे में अनुमति देता है या उसके प्रति ध्यान केंद्रित करने को बताता है। फिर अपन बात करें कैरेक्टर्स ऑफ हैबिचुएशन, कौन कौन से इसके लक्षण है या फीचर की बात करें, तो अपन बात करें कोई भी है। ड्यूरेशन की बात करें तो यदि स्टिमुलस को पर्याप्त लंबे समय तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्रतिक्रिया फिर से पूरी तीव्रता के साथ प्रकट हो जाती है। मान लो कि आपने क्या किया कि यह स्नेल है, स्नेल के एंटीना को सुबह सुबह आपने क्या है, स्टिमुलस दिया या ऐसे स्टिक से टच किया, तो वो क्या करेगा, एंटीना को वापस से ऐसे अंदर लेना शुरू कर देगा, वापस से अंदर लेना शुरू करेगा। फिर क्या है, धीरे धीरे ये क्या करेगा, रेस्पॉन्स देना बंद कर देगा। पर आपने क्या किया, फिर 5, 7, 10 दिन बाद वापस से आप क्या करोगे, इसके एंटीना के ऊपर कोई चीज से टच करते हो तो ये वापस से रेस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। तो ये क्या होगा कि अपन ने क्या किया, अगर इसका स्टिमुलस को अपन वापस से नहीं देंगे लंबे समय के लिए तो वापस से उसमें क्या है, रीअपियर हो जाता है पूरी स्ट्रेंथ के साथ। इसको इसलिए क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। कहने का मतलब क्या हुआ कि हैबिचुएशन में क्या हुआ, आपने स्टिमुलस देते गए, उसके प्रति एनिमल ने क्या है, रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया।
पर आपने कुछ गैप या अपन बात करें कुछ दिनों बाद वापस से वही स्टिमुलस दिया तो क्या हो जाएगा, वो फुल स्ट्रेंथ के साथ उस स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स देना क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहलाता है। ठीक है, फिर अपन बात करें कि फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर अपन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसके आधार पे पता लगे तो जितना जल्दी अपन बार बार स्टिमुलस देंगे उतनी ही जल्दी उसमें हैबिचुएट होने की प्रक्रिया होती है। या अपन बात करें स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होता है, हैबिचुएशन की गति बढ़ जाती है। जैसे अपन बात करें आप हर दिन परफ्यूम एक ही परफ्यूम लगाते हो तो फिर आप उसके ऊपर इतना ध्यान देना बंद कर देते हो, या ऐसे लगेगा कि आपको खुद लगाओगे तो ऐसे आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसकी वो स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है। फिर आता है इंटेंसिटी की बात करें तो बहुत तीव्र या स्ट्रांग आमतौर पर क्या करता है, धीमे एब्यूचुएशन का कारण बनता है। कहने का मतलब क्या है, आप फास्ट स्टिमुलस दोगे तो वो क्या है, धीरे धीरे एब्यूचुएशन का कारण बनेगा। फिर अपन बात करें चेंज, अब अपन बात करें कोई स्टिमुलस की इंटेंसिटी या उसके ड्यूरेशन को चेंज करने की वजह से क्या है, उसके रेस्पॉन्स में वापस से परिवर्तन आ सकता है या वो ओरिजिनल कंडीशन में लौट सकता है। कहने का मतलब क्या है, ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया या अपन बात करें इंटेंसिटी क्या करेगी, एब्यूचुएशन के प्रक्रिया को अफेक्ट करेगी। फिर आता है कॉज ऑफ एब्यूचुएशन, इसमें दो थ्योरी होती है, सिंगल फैक्टर थ्योरी और ड्यूल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी क्या कहती है कि किसी स्टिमुलस की लगातार क्या होती है, पुनरावर्ती होने की वजह से क्या है, उसकी प्रभावशीलता या इफेक्टिवनेस है या एफिशिएंसी है वो बदल जाती है, जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को बार बार जितना जल्दी सुनते हैं या देखते हैं तो उसको अपन क्या कर रहे हैं, नोटिस करना कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि ये क्या है, अनइंटरेस्टिंग बन जाता है ब्रेन के लिए। मान लो आप क्या है, शुरू में जब बाइक सीखते हो तो आप क्या करते हो, सभी तरफ ध्यान देते हो कि इधर है कोई आ तो नहीं रहा है, जा तो नहीं रहा है। फिर आप ट्रेंड हो गए धीरे धीरे धीरे, फिर आप एक ट्रैफिक में जा रहे हो तो इतना आप ध्यान नहीं दोगे, या जो पीछे हॉर्न बजा रहा है सिग्नल पे तो उसके ऊपर इतना आप ध्यान देना बंद कर देते हो या नोटिस करना बंद कर देते हो। या आपके पास मान लो रेलवे ट्रैक है, आप शुरू में वहाँ रहने लगे तो हर बार आने वाली जाने वाली ट्रेन होगी, वो जैसे ही वो ट्रेन की आवाज़ आएगी तो वो आपको क्या करेगी, ध्यान आपका उधर ले जाएगी उसकी आवाज़ की तरफ। पर क्या है, आप लंबे समय तक उसी रेलवे ट्रैक के आसपास रहने लग गए तो क्या हो जाएगा, आप उस ट्रेन की आवाज़ को अनदेखा या अनसुना कर दोगे। तो ये क्या कहलाता है, सिंगल फैक्टर थ्योरी। इसमें क्या होगा, कोई भी स्टिमुलस है या एक ही टाइप का स्टिमुलस है वो बार बार मिल रहा है तो आप क्या करोगे, उसके प्रति रेस्पॉन्स देना या ध्यान देना बंद कर दोगे। तो ये क्या कहलाता है, सिंगल फैक्टर थ्योरी कहलाता है। फिर आता है ड्यूल फैक्टर थ्योरी। इसमें ये क्या सजेस्ट करता है कि अपने ब्रेन में क्या होता है, जो न्यूरल प्रोसेस होता है ये क्या करता है, किसी भी रेस्पॉन्स या डिफरेंट स्टिमुलस के रेस्पॉन्स को देने में मदद करता है। जैसे क्या होता है, ब्रेन अपना क्या करता है, डिसाइड करता है कि किस स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो बार बार मिलने वाला स्टिमुलस है तो वो उसके प्रति क्या करेगा, हमारा मस्तिष्क क्या तय कर लेगा कि ये बेकार का स्टिमुलस है, इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें जो अपना काम कर रहे हैं या जो हमारे लिए ज़रूरी है उन चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये क्या कहलाती है, ड्यूल फैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर थ्योरी में तो क्या हुआ, सिंगल टाइप का स्टिमुलस है उसके प्रति धीरे धीरे क्या है, रेस्पॉन्स देना कम हो गया या अपन उसको क्या है, इग्नोर करने लग गए। अब ड्यूल फैक्टर थ्योरी में क्या होगा, जो ब्रेन होता है ये एनालाइज करता है कि ये तो स्टिमुलस रिपीटेडली मिलता रहता है तो इसके ऊपर ध्यान ना देके अपन अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं या जो वैल्यूएबल थिंग्स है उनके ऊपर ध्यान देने का कोशिश करें। तो ये क्या कहलाता है, ड्यूल फैक्टर थ्योरी कहलाता है। जैसे अपन बात करें, कोई पर्सन है जो नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो वो क्या करते हैं, शुरू में किसी भी चीज़ या उसकी जो अपने पार्टनर की हर एक चीज़ को क्या करते हैं, वो नोटिस करते हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे टाइम पीरियड या जैसे अपन बात करें टाइम बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे क्या होता है, उस रिलेशनशिप का जो अपन बात करें उसकी आदतों से वो क्या होता है, अभ्यस्त हो जाता है और फिर क्या करते हैं, ध्यान देना कम कर देता है। ये भी क्या है, एब्यूचुएशन का एग्जाम्पल है। फिर अपन बात कर रहे हैं जो टर्टल या कछुआ होता है, आप क्या करोगे,
उसकी हेड या अपन बात करें सेल को टच करोगे तो वो क्या करेगा, अपनी गर्दन को सेल के अंदर छुपाना शुरू कर देगा। पर धीरे धीरे यह क्या करोगे, बार बार ऐसा करोगे तो फिर टर्टल क्या करेगा, रियलाइज कर लेगा कि इस स्टिमुलस या इस हाथ लगाने से मुझे कोई खतरा नहीं है, तो वो क्या कर देगा, रेस्पॉन्स देना बंद कर देगा। या फिर ये मैंने रेलवे लाइन वाला एग्जाम्पल दिया ही था। फिर अपन बात करें, अपन एक ही टाइप का परफ्यूम यूज करते हो तो अपन को क्या है, अपन खुद को तो उसकी स्मेल नहीं आएगी, पर जो अपन जा रहे हैं कहीं वर्किंग प्लेस पे तो वहां पे वो स्मेल आती है और लोग उसको नोटिस करते हैं। अब अपन को ऐसा क्यों नहीं लगता है कि इसकी स्मेल नहीं आ रही है, तो वो हैबिचुएशन की वजह से होता है। फिर अपन बात करें, जनरली देखते हैं अर्बन एरिया में जो बर्ड्स और स्क्वायरल रहती है, ये क्या होती है, ह्यूमन के प्रति कम सेंसिटिव होती है। या अपन बात करें, जैसे ही ह्यूमन का मूवमेंट हुआ बर्ड्स और स्क्वायरल गिलहरी के आसपास, तो क्या है, ज़्यादा अलर्ट नहीं होती है, वो फीड करती रहती है। वहीं अपन बात करें फॉरेस्ट हैबिटेट में कोई ह्यूमन जाता है तो वहाँ पे जो रहने वाली बर्ड्स और स्क्वायरल या अपन बात करें अन्य वाइल्ड एनिमल है, वो क्या करते हैं, ह्यूमन की प्रेजेंस की वजह से सेंसिटिव होते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, हैबिचुएशन का एग्जाम्पल है। क्योंकि जो अर्बन एरिया में रहने वाले बर्ड्स वगैरह, इनको आर्टिफिशियल रूप से अपन क्या करते हैं, फूड वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये क्या है, जो बर्ड्स और यहाँ पे रहने वाले दूसरे जानवर है, ये क्या करते हैं, उनके प्रति ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो ये भी क्या है, हैबिचुएशन का एग्जाम्पल हुआ। फिर अपन बात करें मैकेनिज्म ऑफ हैबिचुएशन। हैबिचुएशन की क्या क्या मैकेनिज्म है, तो ये क्या है, हैबिचुएशन कैन अकर एट डिफरेंट लेवल इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में अपन क्या बात करें, विभिन्न स्तरों पे हो सकता है। या तो अपन बात करें सेंसरी रिसेप्टर के माध्यम से हो सकता है, या ब्रेन के माध्यम से हो सकता है। अगर कोई सिंपल स्टिमुलस मिलता है तो उसको कौन हैंडल करता है, सेंसरी रिसेप्टर हैंडल करता है। वहीं अपन बात करें कोई कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस मिलता है तो उसको कौन एनालाइज या उसके प्रति कौन रेस्पॉन्स देना शुरू करता है, ब्रेन देता है। तो ये ध्यान रखना है, सिंपल स्टिमुलस में क्या होगा, जो सेंसरी रिसेप्टर है ये क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे यह पता लगा सकते हैं कि ये स्टिमुलस है यह हानिरहित है या किस टाइप का है, तो उसके प्रति यह धीरे धीरे बाद में हानिरहित स्टिमुलस के प्रति क्या है, रेस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं। वहीं कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस मिलते हैं तो क्या होता है, उसको ब्रेन के द्वारा हैंडल किया जाता है। अब टर्म आती है डिसहैबिचुएशन। कल भी मैंने बताया था कि एक हैबिचुएशन में तो क्या हुआ कि कोई स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस मिलते ही अपन क्या करेंगे, उसके प्रति रेस्पॉन्स देंगे। पर लंबे समय तक यही स्टिमुलस मिलता रहा तो क्या है, अपन हैबिचुएट हो जाते हैं। अब हैबिचुएट होने के बाद क्या हुआ, डिसहैबिचुएशन में क्या होगा, हैबिचुएट तो हो गए, अब अपन क्या करें, लंबे समय या ऐसे बात करें धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ क्या हो कि ये स्टिमुलस अपन बहुत लंबे समय बाद वापस दे, या ऐसे बात करें कि कंटिन्यूस स्टिमुलस नहीं मिल रहा है और कुछ इंटरवल या कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद अपन वापस से स्टिमुलस दे, तो इसके प्रति क्या है, वापस से एक्टिविटी या रेस्पॉन्स देना शुरू करना क्या कहलाता है, डिसहैबिचुएशन कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, डिसहैबिचुएशन इज ए फॉर्म ऑफ रिकवर्ड या रीस्टोर बिहेवियरल रेस्पॉन्स वेयर इन द रिएक्शन टुवर्ड नॉन स्टिमुलस इज इनहांस। कि हैबिचुएशन में तो क्या हुआ, अपन को जो नॉन स्टिमुलस है उसके प्रति अपन ने रेस्पॉन्स देना बंद कर दिया। डिसहैबिचुएशन में क्या हुआ, उसी स्टिमुलस के प्रति अपन ने रिकवर या वापस से उसके प्रति रेस्पॉन्स देना शुरू करना क्या कहलाता है, डिसहैबिचुएशन कहलाता है। फिर अपन बात करें इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये क्या करता है, हेल्प इन फिल्टर रिलीवेंट स्टिमुलस फ्रॉम इररिलीवेंट स्टिमुलस। कौन सा अपने लिए जरूरी है या कौन सा जरूरी नहीं है, इसका इसमें फिल्टर या कंपेरेटिव एनालिसिस करने के बीच में ये काम करता है। या अपन बात करें अनवांटेड स्टिमुलस के प्रति ध्यान न देके अपनी एनर्जी और टाइम को सेव करने में भी मदद करता है। अब अगला आता है इनसाइट लर्निंग या रीजनिंग। अब इनसाइट लर्निंग या रीजनिंग में क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए वो क्या करे, बिना किसी वास्तविक प्रयास या त्रुटि के, या अपन बात करें अचानक से मान लो कि वो इनसाइट लर्निंग में क्या होगा, उसको कोई भी चीज़ है उसको हासिल करनी है तो वो क्या करेगा, सडन रियलाइज करेगा और उसका प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन ढूंढ लेगा बिना किसी
ट्रायल एंड एरर के, बिना किसी एरर के वो क्या करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे होता है। अपन कई बार जो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें भी अपन क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं या सोचते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एनिमल है ये क्या करता है, रियलाइज करता है या सोचता है कि ऐसे नहीं तो ये इस टाइप से हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसको क्या कहेंगे, रीजनिंग कहलाते हैं। और इसमें अपन बात करें, इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट हैपन ऑल ऑफ सडन बाय अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, कोई भी समस्या है उसके समाधान में क्या होगा, उसको समझने में अचानक से वो उत्पन्न होगी। और ये अपन बात करें तो ये इनसाइट लर्निंग होती है, यह सबसे कॉम्प्लिकेटेड लर्निंग होती है। अब अपन बात करें इनसाइट लर्निंग को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया या रिसर्च या इसके ऊपर स्टडी की, तो वोल्फगैंग कोलकर ने स्टडी की है। फिर अपन बात करें ये क्या है, फॉर्म ऑफ कंजक्टिव लर्निंग वेयर एनिमल यूज इनसाइट टू एम्प्लॉय समथिंग। इसमें क्या होगा, जो एनिमल है वो अपनी इनसाइट मतलब क्या हुआ, अंतर्दृष्टि का उपयोग करता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, धीरे धीरे अपन बात करें संज्ञात्मक प्रक्रिया या कॉन्जेक्टिव प्रोसेस के द्वारा इसमें एनालिसिस करता है। तो फिर क्या हुआ इसमें, और अपन कैरेक्टर की बात करें तो इसमें सडन रियलाइज होता है कि अपन इस प्रॉब्लम को किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, इसमें ग्रेजुअल शेपिंग इन्वॉल्व होती है। और फिर अपन बात करें ये क्या होती है, इसका रिजल्ट होता है, ये क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग चेंज होता है कि एक लंबे समय तक चलने वाली परिवर्तन का परिणाम है। धीरे धीरे कोई प्रैक्टिस करेगा फिर क्या हो जाएगा, उसको अचानक से समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है। फिर उसी काम को अगर वापस से उसी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो उसी शेप से हैंडल करेगा या उसी वे से हैंडल करेगा, तो वो क्या कहलाता है, इनसाइट लर्निंग कहलाता है। अब इनसाइट लर्निंग की बात करें तो ये मोस्टली अपन बात करें चिंपैंजी, गोरिल्ला, इनमें ज़्यादा डेवलप होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जैसे अपन बात करें ये चिंपांजी पिंजरे में है और उसको एक केला है वो उसकी पहुंच से बाहर रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसको प्राप्त करने के लिए क्या है, छड़ी या स्टिक का उपयोग करता है। तो ये क्या है, सारे के सारे इनसाइट लर्निंग के एग्जाम्पल है। अब अपन बात करें इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या है, इनसाइट लर्निंग है, ये सडन एंड कंप्लीट प्रोसेस है। और इसमें क्या होती है, स्मूथ विदाउट एरर, इसमें कोई एरर नहीं होगी। एक बार दिमाग लगा लिया कि ये ऐसे होना चाहिए तो वो ऐसे करेगा। और ये क्या है, लॉन्गर रिटेंशन पीरियड्स, क्या होगा, अधिक समय तक के लिए ये स्मृति में बना रहता है। मैंने पहले बताया कि आपने एक बार किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया दिमाग लगा के, वापस से उसी सेम टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सेम टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जल्दी से सॉल्व कर दोगे। तो ये क्या है, आपकी मेमोरी में पहली बार आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो तब क्या हो गया, स्टोर हो गया है, तो दूसरी बार ये क्या करेगा, जल्दी से हो जाएगा। और अपन बात करें इसमें क्या होगा, ये इजीली अप्लाइड हो सकता है दूसरी प्रॉब्लम पे, यही बात हो गई। फिर अपन बात करें इसको किसी समस्या को हल करने के लिए तर्क का उपयोग करके निष्कर्ष और निर्णय बनाता है। और ये क्या है, परसेप्शन या अपन बात करें उसमें चेंज करता है। और फिर अपन बात करें इनसाइड द ऑर्गेनिज्म ट्रेंड टू परसीव पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशन। फिर अपन बात करें ये जनरली अपन बात करें तो इनसाइट लर्निंग है ये हायर एनिमल्स में मिलती है, चिंपांजी हो गया, ह्यूमन हो गया, इनमें मिलती है। और एज इन्फ्लुएंस इनसाइट लर्निंग, धीरे धीरे अपन को हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है तो वो चीज़ इन्फ्लुएंस होती है, या अपन बात करें एज के माध्यम से भी इनसाइट लर्निंग होती है, ये इन्फ्लुएंस होती है। जैसे मान लो कि आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो, जैसे कि कोई गेट खोलना है तो आप इसको खोलने में या कॉमन सेंस लगा सकते हो, वहीं अपन चाइल्ड की बात करें तो वो इतना नहीं लगा पाता है। तो जैसे जैसे अपन बात करें एज बढ़ती है या एज भी क्या करती है, इनसाइट लर्निंग को अफेक्ट करती है। अब अपन बात करें इनसाइट लर्निंग के एक्सपेरिमेंट की। जो कोलकर थे इन्होंने क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, चिंपांजी को एक पिंजरे में रखा और पिंजरे की छत के अंदर अपन इन्होंने क्या किया, एक केला लटकाया और इसके अंदर क्या कर दिया इन्होंने, पिंजरे के अंदर ही एक बॉक्स रख दिया। अब पिंजरे में कौन है, ऊपर छत के ऊपर तो क्या है, केला है, और इधर ये बॉक्स है और इधर क्या है, चिंपांजी है, और ये पूरा का पूरा केज है। तो चिंपांजी ने क्या किया, यहाँ से कूद कूद के केला लेने का कोशिश की, पर वो क्या किया, सफल नहीं रहा। पर अचानक उसने क्या किया, चिंपांजी यहाँ से क्या हुआ, डिब्बे पे चढ़ा और क्या किया,
केला ले लिया, तो ये क्या है, इनसाइट लर्निंग का एग्जाम्पल हो गया। अगली कंडीशन में इन्होंने क्या किया, अगले एक्सपेरिमेंट में, कि चिंपांजी को वापस से पिंजरे में रखा और जो केला छत के ऊपर लटका हुआ था उसके अंदर क्या किया, छोटे छोटे 2 से 3 बॉक्स रख दिए। अब क्या किया, चिंपांजी ने अगली बार क्या किया, यहां से ऐसे जंप लगाने की कोशिश ही नहीं की, 2-3 बॉक्स को क्या किया, एक के ऊपर एक लगाया और जस्ट केले को रिसीव कर लिया। तो ये क्या हुआ, जब पहले एक्सपेरिमेंट में वो क्या सीखा कि ज़्यादा हाइट के ऊपर कोई केला लटका हुआ है तो उसको किसी बॉक्स के ऊपर चढ़ के अपन प्राप्त कर सकते हैं, ये उसके दिमाग में क्या हुआ, सेट हो गया। अगली बार कंडीशन में क्या हुआ, 3 अलग अलग बॉक्स रखे, तो इन्होंने क्या किया, तीनों को एक के ऊपर एक रख के चिंपांजी ने केले को रिसीव कर लिया। फिर अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कोलकर ने क्या किया, एक जटिल प्रयोग किया जिसमें क्या हुआ, 2 डंडियां रखी पिंजरे के बाहर और उससे दूर क्या रखा, केला रखा, और चिंपांजी कहाँ है, पिंजरे के अंदर। अब अपन बात करें, डंडियां ऐसी रखी कि ये जैसे पिंजरा है, यहाँ पे ये डंडी है, ये डंडी है, दोनों डंडियों की इतनी लंबाई है कि ये एक डंडी से ये केला हासिल नहीं किया जा सकता। तो चिंपांजी ने पहले ये डंडी पकड़ के प्रयोग किया, हासिल नहीं हुआ, ये पकड़ के प्रयोग किया, हासिल नहीं हुआ, फिर अचानक से क्या किया, इन्होंने दोनों डंडियों को एक दूसरे के अंदर ऐसे फिक्स करके केले को रिसीव कर लिया। तो ये क्या है, इसकी इनसाइट लर्निंग का एग्जाम्पल हो गया। अब अपन बात करें फैक्टर कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं इनसाइट लर्निंग को, इंटेलिजेंसी, लर्निंग सिचुएशन और रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन, इसके थ्रू क्या होती है, इनसाइट लर्निंग इन्फ्लुएंस होती है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, एबिचुएशन पढ़ा, इनसाइट लर्निंग पढ़ी, रीजनिंग के बारे में देखा और कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा। ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है और तीनों किसके पार्ट हो गए, लर्निंग बिहेवियर के पार्ट हो गए। एबिचुएशन और कंडीशनिंग ये किसके पार्ट है, फ्लेक्सिबल लर्निंग के, और रीजनिंग एंड इनसाइट क्या है, रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।